अच्छा जी। जी, ये मिड टर्म का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाले। क्या निकाले? अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स निकाले। अब बच्चे समझते हैं कि ये चैप्टर एफओएच के चैप्टर में से है क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन बेसिक्स वाले चैप्टर में से है। ये एफओएच के चैप्टर का है ही नहीं, क्योंकि एफओएच का चैप्टर हो तो सिर्फ एफओएच मांगे हो, इसमें तो एडमिन ओवरहेड्स भी मांगे हुए हैं। ये बेसिक्स के चैप्टर में से है। कहता है अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड निकाले और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड निकाले बाय यूजिंग इक्वेशंस या साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो सलीम लिमिटेड एक इदारा है जो दो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। एक का नाम है पेटल और दूसरी प्रोडक्ट का नाम है लीफ। और उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। पेटल का मटेरियल दिया हुआ है, लेबर कॉस्ट है, सेल्स है और प्रॉफिट मार्जिन है। तो प्रॉफिट मार्जिन लिखा है लेकिन आगे लिखा हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। तो एक्चुअली फिर ये मार्जिन नहीं है, ये मार्कअप दिया हुआ है। ये प्रॉफिट का क्या दिया हुआ है? मार्कअप। हाँ, ये मार्जिन रेट है। 80,000 की सेल है, उसका 30% करें तो 24,000 ये प्रॉफिट आ जाएगा। अब आगे वो क्या कहता है? कहता है फैक्ट्री ओवरहेड जो है ना वो प्रोडक्ट्स में एलोकेट किए जाते हैं और परसेंटेज पे बेस किस पे करते हैं? डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज होते हैं। डायरेक्ट लेबर की परसेंटेज मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे बेस करते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड डायरेक्ट मटेरियल की परसेंटेज होते हैं। एफओएच किसके ऊपर बेस करते हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे। और मटेरियल किस पे बेस करता है? ओ सॉरी सॉरी, एडमिन ओवरहेड किस पे बेस करते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। लेकिन कितने परसेंट है वो परसेंटेज मुझे नहीं पता। अब आपका असल में जो बेसिक वाला चैप्टर था ना, वहां मैंने ये बताया था कि सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर, बेसिक वाले चैप्टर में। इसी इक्वेशन को एक्सपैंड करना है बस। हाँ जी, सेल इज इक्वल टू होती है कॉस्ट प्लस। तो जब आप इसको पेटल के लिए करेंगे तो पेटल की सेल है 65,000 रुपए। पेटल की जो कॉस्ट है वो नहीं पता मुझे, है जी? लेकिन मुझे पेटल का प्रॉफिट पता है, वो कितने परसेंट है? 25% ऑन कॉस्ट। तो ये मेरा ख्याल है कॉस्ट कितनी निकल आएगी? हाँ जी, 1.25 पे डिवाइड करके कितनी कॉस्ट है? 52,000। जी, 52,000 की कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है? 52,000। इसी तरह जो दूसरी प्रोडक्ट है उसमें लीफ, उसकी सेल प्राइस, हाँ जी, उसकी सेल 80,000 है। उसकी भी कॉस्ट नहीं पता, लेकिन उसका प्रॉफिट पता है। कितने परसेंट है? 30% ऑन सेल। तो ये 80,000 है, ये कॉस्ट नहीं पता, और ये 24,000 है। तो अब यहां पे जो कॉस्ट निकलेगी 80 माइनस 24, ले जी। सबसे पहले ये कॉस्ट निकालनी थी। क्या निकालनी थी? और इसी कॉस्ट के अंदर अब सब कुछ है, मटेरियल भी, लेबर भी, एफओएच भी, एडमिन भी।
किसके अंदर है? इसी कॉस्ट के अंदर। तो पेट्रोल की कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल है? पेट्रोल की जो कॉस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी चीज शामिल होगी? मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, एफओएच की कॉस्ट, और आखिरी कौन सी है? एडमिन की कॉस्ट। तो अब इससे साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाएंगे हम। और टोटल कॉस्ट। तो मुझे बताएं जी, पेट्रोल की मटेरियल को, ये कॉस्ट तो 52,000 है। हाँ जी, पेट्रोल का मटेरियल कितना था? 80 रुपए इंटू 250 kg, बताओ कितना आता है? 30,000। 20,000 रुपए। लेबर कॉस्ट कितनी है इसकी? 25 रुपए इंटू 720 घंटे, 18,000। एफओएच, एफओएच किसके ऊपर बेस कर रहे हैं? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के ऊपर। तो 18,000 का एक्स, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है? परसेंटेज लेबर कॉस्ट का। एफओएच का जो रेट है वो एक्स रखा है मैंने। और एडमिन का जो रेट है वो किस पे बेस कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किस पे बेस करें? तो वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, तो 20,000 वाई। अब मैंने, इसका मतलब है, मैंने पता है क्या एज्यूम किया है? एक्स का मतलब एफओएच का रेट है, वाई का मतलब किस चीज का रेट है? एडमिन ओवरहेड्स का रेट है, जो किस पे बेस कर रहा है? परसेंटेज लेबर कॉस्ट पे, या जो भी है। ये इक्वेशन अब आप मुझे बताएं जी, मेरा ख्याल है ये सारी रकमें एक तरफ ले जाएं। तो 18,000 एक्स जमा 20,000 वाई, और ये 52,000 में से 38,000 माइनस करें, 14,000। ले जी, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1। अब आप अगर इसको एफओएच के चैप्टर की समझ रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये एफओएच की चैप्टर का तो सवाल ही नहीं है, ये तो बेसिक्स का चैप्टर है। मैंने क्या किया पहले? सेल और प्रॉफिट से कॉस्ट निकाली, और उस कॉस्ट के अंदर एफओएच छुपे हुए हैं। उसने छुपे हुए एफओएच और एडमिन मालूम करने को कहा है। क्या कहते हैं? इसी तरह लीफ में होगा। अब ये मैथ है, सवाल में कुछ भी नहीं है, मैथ है, हालांकि किसी टॉपिक का नहीं है, मैथ है। तो ये आपको पास करने के लिए दिया था। तो जिन्होंने कुछ ना कुछ किया उनको कुछ ना कुछ नंबर तो मिलेंगे। अब अजान 3:45 होती है, तो आप 3:30 इधर हुआ करें, फिर हम ब्रेक देंगे बाद में। 3:45 के बाद होती है अजान जी। मटेरियल कॉस्ट कितनी है? लेबर 25 रुपए इंटू 960, और एफओएच 24,000 एक्स, एडमिन 16,000 वाई। लो जी, एक्स और वाई क्या चीज है? अब एफओएच के रेट परसेंटेज को कहेंगे एक्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का जो रेट है जी, 24,000 एक्स। भाईजान नमाज का टाइम चेंज हो गया है, तो आप आ जाया करें 3:30 तक, बाद में ब्रेक देंगे। अब अजान हो रही है देखो। मैंने 3:30 शुरू कर दी थी क्लास आज। 24,000 एक्स जमा 16,000 वाई इज इक्वल टू, ये 16,000 आता है मेरा ख्याल है। तो मिड टर्म का सवाल डिस्कस कर रहे हैं, 5वां। किस चैप्टर का था? वेल्थ।
था ही बेसिक के चैप्टर का सवाल ही गलत पकड़ा है। ये बेसिक के चैप्टर का सवाल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसको ये एफओएच के चैप्टर का लगा वो जन्नती है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो नहीं कर सकता कभी ये सवाल। जी ये बेसिक्स का सवाल था। अब ये इक्वेशन बना लिए, बस आगे ये इक्वेशन सॉल्व होनी है। बेसिक के चैप्टर में मैंने बताया था कि सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या होती है, कॉस्ट प्लस, और ये ट्रेडिंग बिजनेस था, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग था, मैन्युफैक्चरिंग इसमें मटेरियल लेबर लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो कॉस्ट आती है इसमें मटेरियल होता है, लेबर होती है, एफओएच कॉस्ट होगी, सेलिंग एंड में सारी कॉस्ट होती है, और प्लस प्रॉफिट होता है। अब उसने ये रकम दे दी, इसकी परसेंटेज दे दी, रकम आ जाएगी। ये रकम दे दी, ये रकम दे दी। इसको लेबर कॉस्ट पे बेस किया है और इसको किस पे बेस किया है। तो यहां पे आना था कि जो भी मटेरियल कॉस्ट है उसने कहा हुआ था कि एफओएच लेबर कॉस्ट के ऊपर बेस करती हुई एक परसेंटेज आएगी। तो यहाँ पर आप एक्स परसेंटेज रख के इनटू लेबर कॉस्ट, और इधर वाई परसेंटेज रख के इनटू, तो मटेरियल कॉस्ट की बेस पे ये एक्स वाई आ जाना था। अब आपने एक्स वाई रख के फिर ये निकालनी थी, बैलेंसिंग फिगर आनी है ये, और कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सवाल का थीम नहीं समझ आता बच्चों को। वो समझते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, एफओएच का जिक्र है, और भाई खाली एफओएच का जिक्र नहीं है, एडमिन भी है बीच में। ये देख के नहीं आपको पता चला कि एफओएच के चैप्टर में तो एडमिन का कोई काम ही नहीं। तो अब जरा देख ले मैंने क्या किया है, चेक कर लो जो लेट आए हैं। मैंने सबसे पहले कॉस्ट निकाली है पेट्रोल की, फिर मैंने कॉस्ट किसकी निकाली है, लीफ की। फिर उस कॉस्ट का ब्रेकअप लिखा है, और मैंने उससे पहले ये अज्यूम कर लिया कि एक्स का मतलब एफओएच का रेट है बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट, और वाई का क्या मतलब है, एडमिन का रेट है ऑन, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ था लाइन कि एफओएच लेबर पे बेस कर रहे हैं और एडमिन किस पे बेस कर रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट की पर। मैंने उससे इक्वेशन बना ली, उससे एक्स वाई रख के सॉल्व कर लिया। ले जी, अब इसने आगे बस एक्स वाई ने सॉल्व होना है। तो ये मुश्किल तरीन सवाल नहीं था, ये पास होने के लिए था। टॉपिक गलत आइडेंटिफाई करेंगे या अप्रोच ही गलत होगी। आपने कैसे किया इसको, नहीं वो तो फिर रेसिप्रोकल नॉन, वो तो डेटा ही नहीं है वैसा। हेलो आ गया हूँ। हम्म, क्या कहते हो। अब ये बेसिक का सवाल था। पता है क्या किया उसने, उसने वो सेल प्रॉफिट से निकलवाई है कॉस्ट, और कॉस्ट के अंदर छुपी हुई होती है एफओएच और एडमिन, वो वहां से निकलवाई है बस, और कुछ नहीं है सवाल में। इक्वेशन उसने इसलिए कह दिया क्योंकि दोनों प्रोडक्ट में वो एक्स वाई के तौर पे लेके मिसिंग है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन से हल कर लो इसको। अब तो हल हो जाना है, अब तो राही कुछ नहीं। क्यों, चैप्टर सही आइडेंटिफाई हो तो सोल्यूशन ऐसे होता है। अब आप इसको एफओएच के चैप्टर का सवाल कहेंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका।
और आप अगर इसे बेसिक का चैप्टर का सवाल समझ के कहें जी सेल इज इक्वल टू होती है हर किस्म की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो फाइन हर किस्म की कॉस्ट एफएच और एडमिन दोनों इसमें शामिल थी, वो बैलेंसिंग फिगर निकाल लिए। ये एक्स्ट्रा नोट्स हैं जी, ले ले बिल्कुल ले जी जनाब, ये टेस्ट का सवाल था। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब प्लीज जरा मुझे बताइएगा। 18,000 एक्स जमा 20,000 वाई इज इक्वल टू 14,000, 24,000 एक्स प्लस 16,000 वाई 16,000। तो भाई एक्स और वाई का जवाब किसी ने निकाल सकता है कोई बच्चा? एक्स इज इक्वल टू मतलब 0.5 हो गया, वाई का आंसर है 0.25। इसका क्या मतलब है कि जो एफओएच हैं, हाँ वो लेबर कॉस्ट का 50% है, क्योंकि मैंने एक्स रखा ही उसको था, एफओएच का रेट बेस्ड ऑन लेबर कॉस्ट। और वाई कितना आया है? 0.25। इसका मतलब है वाई जो है वो मटेरियल कॉस्ट का कितने परसेंट है? तो अब आप निकाल लें पेटल का और क्या नाम है लीफ का। तो पेटल और लीफ, पेटल के एफओएच क्या आएंगे? लेबर कॉस्ट का 50%, 9,000 रुपये, और 24,000 का 12,000। एडमिन कॉस्ट आपकी 25% है मटेरियल कॉस्ट का। तो पेटल का मटेरियल था 20,000, 20,000 का 25% 5,000। एलो पॉइंट या ऐसे टोटल कर लें 12,921 एफओएच, या टोटल ना भी करें बस ठीक है। एफओएच भी आ गए हर प्रोडक्ट के और एडमिन भी आ गए। ले जी, ये हमारे क्विज का 5वां सवाल था जो कि पास होने के लिए दिया गया था, लेकिन ये कुछ लोगों के गले पड़ गया होगा। नहीं किया? हाँ ये कॉस तक किया था। अब जिसने कॉस तक किया उसको कितने नंबर मिलेंगे देख लेते हैं। 8? और नहीं 8, 2 नंबर भी नहीं होने। हाँ 5वां सवाल, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आई कैप का सवाल है भाई। आई कैप ने के पास पेपर से उठाया मैंने, पुराने 2011-12 के पुराने। कौन सा लिंक है? हाँ तो वो एंड पे देंगे ना, अभी दे दूंगा तो फिर मैंने टेस्ट क्लास बनाने हैं। हाँ ये देखे जी, टोटल कॉस्ट निकालने का एक नंबर, पेट्रोल का टोटल कॉस्ट निकालने का एक नंबर, और आगे ये ज्यूम करने का कि फैक्ट्री ओवरहेड एक्स है और एडमिन वाई है। फिर उससे ये इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के 2 नंबर। ये देख लें, मैंने डिस्प्ले कर देता हूँ आपको ताकि आप देख सकें कि आपने कितने नंबर हासिल किए। एक्स रख के करें या जो भी करें, है जी। तो 2-3 नंबर भी हासिल कर लिए तो बस ठीक है, लेकिन वैसे 5 नंबर आधे नंबर आना तो हमारा फर्ज था। आधे नंबर लेना तो हम पे फर्ज है ना, लेकिन वो आधे भी नहीं आए होंगे कईयों के। ये लेंगे। अब आप देख लें आपके कितने नंबर हैं इसमें। हम्म अच्छा आगे चलते हैं। तो ये सवाल मैंने बता दिया है। नहीं पानी ला दे जरा गर्म। जी जनाब।
अब मैंने जो कल प्रोसेस दिया था वो तो किया है। नई चीज क्या थी? वो तो मैंने कहा था आपने बनानी, आपने सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाना था, वो तो मैंने कराया ही नहीं अकाउंट अभी। मैंने सिर्फ कहा था प्रोसेस अकाउंट बनाने भाई, बाकी कुछ नहीं बनाना। तो जिन्होंने प्रोसेस अकाउंट बनाए हैं वो बताएं, किसी ने बनाए हैं? अच्छा जी, ठीक है। आ जाओ भाई जवानों, आंसर टैली करें 1 बाय 1। अच्छा जी पूछें। तो जब दूसरे प्रोसेस में जाकर उसमें दोबारा नहीं लिखी, दूसरे डिपार्टमेंट में जाकर दूसरे प्रोसेस में, तो पहले सिंगल सिस्टम तो वहां पर एफओएच लिखने हर डिपार्टमेंट में लिखने हैं, क्यों नहीं लिखने? सिंगल रेट सिस्टम का मतलब है पूरी फैक्ट्री का रेट एक ही निकाला गया, लेकिन वो हर डिपार्टमेंट में वो रेट इस्तेमाल होगा। फिर ये का मतलब है कि वो रेट एक ही डिपार्टमेंट के लिए, उसका मतलब ये पूरी फैक्ट्री का एक ही रेट है और वही हर डिपार्टमेंट में यूज होगा, अगर डिपार्टमेंट वाइज भी एफओएच चाहिए तो आपको। जी जनाब। तो अब जवाब क्वेश्चन नंबर 4 का था, सबसे पहले करना है कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा ख्याल है इसमें तो कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी, किसी ने किया हो ये सवाल? जी दसो भाई जवानों, कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है इसमें? कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई? 59, बिल्कुल ठीक है। दो चीजें पूछी गई थी इसमें, एक कॉस्ट पर यूनिट पूछी थी और एक ये पूछा था कि एबनॉर्मल लॉस में से कितना प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगा। तो किसी ने निकाला वो? जी ये देखें जी, मेरे पास जो जवाब है, ये देखें जी, ये मेरे पास जो जवाब मौजूद हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो जवाब मौजूद है मेरे पास, वो ये है जी, ये देख लें। ये जो मेरे पास जवाब मौजूद है इसमें कोई एरर थी, इसी वजह से मैंने अभी दिए नहीं। अभी दूसरी क्लास में भी वो एरर निकली है, तो मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं, टाइपिंग। तो ये 59 रुपीज पर यूनिट का कॉस्ट जवाब है। हाँ जी यही है। नहीं किया, काम नहीं करते ना यार। इसके बाद पूछा किसने किसने किया है ये वाला, तो ये 50 जिन्होंने किया है, चलो 59 ही आता है। उसके बाद उसने पूछा था बताओ एबनॉर्मल लॉस में से कितना प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज होगा। तो मैंने कहा था एबनॉर्मल लॉस की पहले टोटल कॉस्ट निकाली जाएगी जो भी आती है 88, इसमें इसमें से कुछ रिकवरेबल होगा और जितना इररिकवरेबल होता है वो पीएलएस को चार्ज होता है। तो रिकवरेबल कैसे निकलेगा? 19 रुपए की स्क्रैप इंटू 150, वो 2850 थी। 6000 का इररिकवरेबल था जो पीएलएस को चार्ज होगा, तो ये तकसीम भी करनी थी। तो ये सारा नहीं चार्ज होता पीएलएस को, प्रोसेस अकाउंट से सारा ही निकलेगा, लेकिन पीएलएस में उतना पोर्शन एक्सपेंस आउट होगा जो इररिकवरेबल लॉस का पोर्शन है। ये जिन्होंने किया है, जिन्होंने तो किया ही नहीं वो तो अल्लाह के हवाले, जन्नती लोग हैं, अगली दफा की तैयारी करते हैं। लेकिन जिन्होंने किया है, ठीक है, दूसरी क्लास में भी मैंने वो जन्नती लोगों को दुआ दिया है, या अल्लाह अगली दफा के लिए तैयारी कर रहे हैं ये, तो इनको इनके मकसद में इस्तकामत अता फरमा। है जी, आपने किया है, गुड। अच्छा आ जाओ वापस। अब हम अपने नोट्स के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 किया हो, क्वेश्चन नंबर 1, हाँ जी किया है, मुझे कॉस्ट पर यूनिट का आंसर बताओ। कॉस्ट पर यूनिट का आंसर बताओ प्रोसेस ए में, पहले प्रोसेस ए में। जी आ रहे, जरा क्वेश्चन मैं निकालता हूं।
क्वेश्चन मैं निकालता हूँ, फिर हम उसके बाद यहाँ पे कॉपी करके फिर बात करते हैं। मैं सिर्फ फिलहाल अभी प्रोसेस अकाउंट की बात करूंगा, बाकी लेजर अकाउंट को अभी हम फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं। आज मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद आप कर सकेंगे। जी जनाब। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको मसला ना आए कोई, फिर उसके बाद जवाब टैली करते हैं। एक केमिकल कंपाउंड बनाने वाली कंपनी है जो दो प्रोसेसेस के जरिए केमिकल बनाती है, और वो कहता है पहले प्रोसेस ए में जो आउटपुट होती है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, और बी से बनने के बाद वो स्टोर में चली जाती है। अच्छा, उसने आपको ये 2001 का डाटा दिया है, तो प्रोसेस ए का डाटा है। डायरेक्ट मटेरियल है 2000 केजी और 5 रुपए की कॉस्ट पे है, तो ये टोटल कितनी कॉस्ट पे आएगा। अब आपका जो प्रोसेस अकाउंट बनेगा उसकी डेबिट साइड पे दो कॉलम होंगे, एक केजी और एक कॉस्ट। कार्ड वो जो प्रोसेस अकाउंट होता है वो कॉस्ट पे बनता है। तो डेबिट साइड पे डायरेक्ट मटेरियल कितनी कॉस्ट पे आएगा, टोटल 10,000 पे, और कितने केजी, 2000 केजी कॉपी कर देंगे डेबिट साइड पे। लेबर कॉस्ट कितनी कॉपी करेंगे, 7,200। प्लांट को प्रोसेस करने की कॉस्ट, यानी प्लांट के जरिए प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है, जो भी दी हो सारी डेबिट साइड पे लिख देनी है। तो प्लांट के जरिए प्रोसेसिंग करने की कॉस्ट है 60 रुपए पर आवर, 140 घंटे की। तो ये 8400 प्रोसेस की डेबिट साइड पे आ जाएगी प्लांट प्रोसेसिंग कॉस्ट के नाम से। प्लांट जब चलता है तो बिजली खाता है, ये वो जिसे आप ओवरहेड्स भी कहते हैं, लेकिन ये अलग रिकॉर्ड करते हैं, ओवरहेड में नहीं डालते। क्या होता है ये, प्लांट जब चलता है तो को तेल शेल बिजली ये वो खाएगा ना, इस्तेमाल होगी। आम हालात में हम इसको ओवरहेड्स में डालते हैं, ये इदारे ने अलहदा से लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये इसको डायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, प्लांट की प्रोसेसिंग कॉस्ट। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब होता है एस्टिमेटेड आउटपुट। क्या कहते हैं इसको, यानी ये इदारा जब प्रोडक्शन करने लगता है तो उससे पहले ये एस्टिमेट करता है कि अगर हम 100% इनपुट करेंगे तो उसमें से आउटपुट कितने परसेंट होगी, और 20% का नॉर्मल लॉस होगा। इस लाइन की अपनी कोई अहमियत नहीं, इस लाइन का जो डिफरेंस है ना वो नॉर्मल लॉस है। यानी आउटपुट प्लस नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, इनपुट। इनपुट 100% होती है, अगर 80% आउटपुट है तो बाकी फिर 20% क्या होगा। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट को एस्टिमेटेड आउटपुट भी कह सकते हैं, और इसकी मदद से नॉर्मल लॉस निकलना है, बाकी कुछ नहीं आना। तो नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है, 2000 का 20% करेंगे तो 400 केजी का नॉर्मल लॉस आएगा। कितने केजी का, और नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू दी हुई है 50 पैसे, तो क्रेडिट साइड पे 200 रुपये आ जाएगा। नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे आता है, बताया था कल मैंने। एक्चुअल आउटपुट कितने केजी की है, 1400 केजी। अब ये लिख तो देंगे क्रेडिट साइड पे, लेकिन इसकी कॉस्ट उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट या पर केजी ना हो। मैंने कहा था प्रोसेस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड पे पहले यूनिट वाला कॉलम बैलेंस करना है, यूनिट या केजी वाला। तो इसमें मेरा ख्याल है क्रेडिट साइड पे डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस यानी डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो डिफरेंस एबनॉर्मल लॉस आ रहा है। कितने केजी का, 200 केजी का क्या आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस। अगर डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड शॉर्ट हो रही है तो डिफरेंस लॉस है, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नहीं समझ आ रही। अब कॉस्ट पर केजी कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैं यहां से, मैं नहीं लिख रहा, मैं सिर्फ आंसर कॉपी कर रहा हूं। जी, मेरे पास ये जवाब आ रहा है। ये देखे जी, प्रोसेस ए का चेक करें,
18.575। आपका क्या था, आप मुझे बता रहे? गलत है। अब चेक करो गलती कहाँ पे है। ये डाटा ठीक होना चाहिए सबका। अच्छा, ओवरहेड्स हमने अभी पढ़े नहीं थे। हाँ, नीचे लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल ओवरहेड 6840 के, और इसको आपने हर प्रोसेस में एब्जॉर्ब करना है। किस बेस पे? अब आपको इसके लिए वो आना चाहिए एफओएच का चैप्टर, और एफओएच का भी पूरा चैप्टर नहीं आना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड को तकसीम करने का फॉर्मूला था वो आना चाहिए। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस। किस बेस पे उसने कहा है? तो ये ओवरहेड हम छोड़ नहीं सकते, इसको डिपार्टमेंट वाइज या प्रोसेस वाइज तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ेंगे? 6840 का टोटल खर्चा है डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट दोनों डिपार्टमेंट्स की, 7200 और 4200, 11400 इंटू 7200, 4300। तो ये एफओएच आएंगे बेटा। अगर आपने ये ओवरहेड्स नहीं लिखे तो आपको एफओएच का चैप्टर नहीं आता। इसका फॉल्ट नहीं है, ये एरर किस चैप्टर का है? फिर हमें एफओएच में जाके शीट वाले सवालों में से कोई एक आधे सवाल में देख लेना चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड्स तकसीम कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ को रेट शेट नहीं कहा उसने कि सिंगल रेट सिस्टम है या डिपार्टमेंटल, बस उसने कहा है भाईजान ये सारे ओवरहेड्स हैं, इनको प्रोसेस या डिपार्टमेंट्स में तकसीम कर लो। तो बेटा तकसीम जब भी करना होगा तो शीट वाली कैलकुलेशन आनी चाहिए। टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल बेस मल्टीप्लाइड बाय डिपार्टमेंट वाइज बेस। इसी तरह दूसरे डिपार्टमेंट का या प्रोसेस का कैसे आएगा? 6840 टोटल खर्चा डिवाइडेड बाय टोटल लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय जी, कितना आता है? ये ओवरहेड्स मिस नहीं करने, ये भी डेबिट साइड पर लिखने थे। हाँ जी ठीक है, आपने ये नहीं लिखे, पढ़ी नहीं? अल्लाह यार भाईजान पूरा सवाल पढ़ना है वैसे तो, मेरी तरह नहीं करना, मैंने भी नहीं पढ़ी थी लेकिन आपने पूरा पढ़ना है हैं? तो ये प्रोसेस ए में अब जब आप लिखेंगे, ये देख लें सारी रकमें सही है हमारी। नॉर्मल लॉस 400 केजी का है, एक्चुअल आउटपुट 1400 की, अब नॉर्मल लॉस 200 का। ये रकम बाद में निकलेगी, इससे पहले कॉस्ट पर केजी निकालनी पड़ेगी, पर यूनिट नहीं पर केजी। 18.575 जी, किसी का सही हुआ हो 1 और 2 जी, लिए ही नहीं। हाँ चलो पता लग गया गलती क्या है। ओवरहेड्स छोड़ने नहीं, वो भी लिखने हैं, हर कॉस्ट लिखनी है जो क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक है, हाँ जी, ये किया था। प्लांट प्रोसेसिंग टाइम की कॉस्ट नहीं लिखी, वो भी हमने एज अ ओवरहेड्स लिखा हुआ है मैंने तो। अच्छा जी आगे चले। इसी तरह प्रोसेस बी बनेगा। अब ये जो आंसर है ना प्रोसेस ए वाला, ये कहाँ चला जाएगा? प्रोसेस बी। अब प्रोसेस बी का डाटा अगर देखें तो वहां पे क्या है? प्रोसेस बी में डायरेक्ट मटेरियल है 1400 केजी का, और 1 केजी की कॉस्ट क्या है? 12 रुपए। लेबर कॉस्ट दी है, प्लांट की कॉस्ट है प्रोसेसिंग। एक्सपेक्टेड आउटपुट अगर 90% है तो नॉर्मल लॉस कितने परसेंट है? एक्चुअल आउटपुट कितनी है? 26। अच्छा, अब हुआ ये है कि प्रोसेस बी जो है ना, उसने प्रोसेस ए से 1400 केजी ये वाले प्रोसेस बी में गए हैं, और 1400 केजी उन्होंने अपनी तरफ से ऐड किए हैं, यानी 1400 केजी पीछे से रिसीव हुए हैं, 1400 केजी फर्दर ऐड हुए हैं, ये लिखे हुए केजी देखें। तो टोटल कितने केजी हो गए प्रोसेस टू में? 2800 केजी क्वांटिटी ऐड हो रही है। 1400 पिछले प्रोसेस से आए, और उन्हीं 1400 पे और 1400 केजी ऐड किए गए, तो टोटल अब आपकी इनपुट कितने केजी है? उस 2800 में से कंप्लीट कितने हुए? 26 20, 10% 2800 का लेंगे आप। कितने का लेंगे? 1400 का नहीं लेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि यहाँ क्वांटिटी बढ़ रही है। क्या चीज बढ़ रही है?
तो आपका जो प्रोसेस अकाउंट है उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होगी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस अकाउंट डिस्प्ले किया हुआ है, जानबूझ के मैंने पहले नंबर पे ही साथ ही कॉपी नहीं कर दिया था प्रोसेस 2। अब जब हम प्रोसेस 2 देखते हैं या बी, तो प्रोसेस बी में ये वाले 1400 केजी जो है ये तो इधर आ गए, ठीक है। किस नाम से आ गए? मटेरियल रिसीव के नाम से। एडिड में देखिए मटेरियल कॉस्ट में मैंने दोबारा कितने केजी लिखे हैं? 1400 केजी, 16800 के। तो अब ये 1400 ये 1400 मिलके टोटल कितने केजी हो गए? और 2800 केजी पे मैंने नॉर्मल लॉस निकाला है। बच्चे ये समझते हैं ये 2800 कहाँ से आए? बेटा जब डेबिट साइड पर केजी में और केजी ऐड होंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा इनपुट का। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? और आपने टोटल इनपुट का 10% लेना है। किसका? इनपुट का, अगर ना बताया हो। बाकी अब इसके बाद जो आगे आपका है, किसी ने इसमें कॉस्ट पर वो निकाली हो केजी, क्या आती है? ले जी, मेरे पास तो ये जवाब आ रहे हैं। आपके जवाबात किसी के ठीक नहीं है, मेरा ख्याल है पहली क्लास वालों ने पता नहीं छापा छुपा लगा लिया कहीं से। वो तो सारे सही जवाब कड़ी बैठे सन जी। ये देखें, ये जवाब है 21.7516, यही है। हाँ भाई जवानों, कहाँ गलती की है? कि 1400 तुम लिखे ही नहीं, आप यही समझ रहे हो पिछले वाले 1400 है। नहीं, जो अगर उसने क्वांटिटी ना दी होती है एडिड की मटेरियल प्रोसेस बी में, याद रखे प्रोसेस बी में ये जो सारा डाटा है ये एडिशनल डाटा है। क्या कहते हैं? हाँ जी, इसका मतलब गलत हो गया है। चलो अब सही हो जाएगा। अगर ये केजी ऐड ना होते तो मैंने भी 1400, फिर आपने ये 1400 में से 26-20 कैसे निकाल लिए? आपने तो फिर अच्छा खासा नॉर्मल गेन निकाला होगा। नहीं वो गलत है, एडा ज्यादा नहीं आंदा। हर किस्म की कॉस्ट जो क्वेश्चन में दी हो, चाहे वो डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, आपने डेबिट साइड पे छापनी है। अब हमारे वो 3 एलिमेंट से ज्यादा भी दे सकता है कॉस्ट, उसकी मर्जी है सवाल में। जी आपने भी नहीं किए ही नहीं है ना। बस अच्छी बात है, नहीं किया। तो प्रोसेस ए और प्रोसेस बी, ये मुश्किल सवाल था, लेकिन वो असल में ये नोट्स में ना अटेम्प्ट वाइज लिखे हुए सवाल, तो इसी वजह से बाज दफा पहला सवाल ही मुश्किल आ जाए। है नोट्स? पढ़ो फिर, कल आए क्यों नहीं? आइंदा नहीं देने में मुफ्त सवाल है, 10 दिन पहले दिन ही मिलने हैं, जिस दिन जो आ गया अगले दिन से खुद खरीदने पड़ेंगे। ये वॉल्यूम 2 के बाकी सारे नोट्स अगर आप जिस दिन मैं दूंगा तो आप ना हुए तो गए, फिर मुफ्ता नहीं मिलने। तुम तो छुट्टियां करते नहीं, तुम्हें क्या मसला हुआ था? हैं? आप भी छुट्टियां नहीं करते? कल नहीं आए? अच्छा चलो, कोई नहीं। ये हॉस्टल में तो फिर मसाइल चलते रहते हैं। हाँ जी, चले आगे। ये वैसे हमारे नोट्स का पहला सवाल है, लेकिन मैं इसको जो पुराने मेरे नोट्स थे उसमें चौथे नंबर पे कराता था। चौथे पे क्यों कराता था? क्योंकि इसमें आके क्वांटिटी ऐड हो रही है। क्या ऐड हो रही है? अब वो बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्वांटिटी ऐड होने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और आउटपुट से ही अंदाजा हो जाता है यार ये 2600 केजी कैसे बढ़ गए। 1400 केजी से 2600 तो नहीं ना बन सकते। आप जितने पुट करेंगे उसी से आउट होना है। हैं? की कहते हो? नहीं समझ आई? अच्छा चले, इस सवाल में अभी बाकी ये अकाउंट काउंट छोड़ दिए हमने। ये क्या नाम है, ये छोड़ दिए बस। ए बी। इसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर, नोट्स के क्वेश्चन नंबर 2 पर आए। क्वेश्चन नंबर 2 जी, क्वेश्चन नंबर 2।
हाँ जी, ये किसी ने किया हो यार, ये सही होना चाहिए था। इसमें ओवरहेड लिखें, इसमें बताओ कॉस्ट पर यूनिट क्या है बस। हाँ, प्रोसेस वन की 2.5 है। यही पहला सवाल करना चाहिए था आपको, लेकिन चलो 2.5, क्योंकि जिस सवाल में कोई डाउट आ जाए ना उसको नहीं छेड़ना चाहिए। इसीलिए असूल होता है पहले तसल्ली से पढ़े जो सवाल होमवर्क मिले हैं आपको। जिस सवाल में क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है यार, इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है, उसको पहले करें, क्योंकि वो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की। और दूसरा, ग्रुप में फोटो भी प्यार करो, पूछ लिया करें सवाल, सर जी इसका क्या करना है। उससे आपका टाइम बचता है गलत करके सही करने में, और सही पहली दफा में ही हो जाए कि करके जरा करने से पहले सर मैं इसको ये करना चाह रहा हूँ, बता दें ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। वॉइस मैसेज में करते हैं, किसी से पूछ ले तो मैं ग्रुप में बता दूंगा। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ लड़ाई पाई सी डेप्रिसिएशन वाली कोई एक दिन है, मैं क्या पता नहीं क्यों लड़ी जाने ने। तो सवाल पूछने के लिए भी होता है, ये नहीं है कि आज क्लास होनी है, ऑनलाइन होनी है, फिजिकल होनी है, इसके अलावा भी होता है ग्रुप। तो सवाल पूछा करें, जो ग्रुप का असल मकसद है। क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में जो प्रोसेस वन की कॉस्ट पर यूनिट है वो आनी चाहिए 2.5। ये प्रोसेस टू की कॉस्ट पर यूनिट 5, जी बिल्कुल ठीक है। और प्रोसेस थ्री की 9। अगर ये तीनों आपकी ठीक है तो बहुत चांस है कि आपका सवाल ठीक होगा। अगर आपकी ये कॉस्ट आ रही है, 99% स्टूडेंट की कॉस्ट पर यूनिट सही होना तो सवाल सही होता है। यहीं से पता चल जाता है यार सवाल सही जा रहा है, क्योंकि अगर एक गलत हुआ ना तो फिर अगले भी गलत होंगे, वही डाटा आगे चल रहा है ना लेके। तो कॉस्ट पर किया ये नहीं किया, गुड, हाई शाबाश दूंगा अच्छा, इसका जवाब देख ले जरा। हाँ, अब है प्रोसेस वन का। ये जवाब है, चेक कर लें। सारी फिगर्स को रिकंसाइल करवाया है मैंने दूसरी क्लास में, क्योंकि कुछ फिगर गलत है इसमें। जो ये सोल्यूशन मेरे पास पुराने पड़े हैं ना उनमें गलती थी, तो वो मैंने करेक्शन कर ली, जैसे ये मैंने किया है। अब मैं लफ्ज एक्चुअल आउटपुट लिखता हूँ, आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें आउटपुट लिखा होगा। पुराने उसमें मैं ट्रांसफर आउट लिख देता था कई दफा, इंग्लिश आइटम्स के नाम। ये ले जी, तीनों प्रोसेस का जवाब देख लें अब आप। ठीक है, 2.5 रुपए, 5 रुपए, और एक में एबनॉर्मल लॉस आया है, बाकी दो में एबनॉर्मल गेन है। ऐसे ही है, सही है, आपका भी ठीक है, आपका भी ठीक है, जिन्होंने किया है आपका भी ठीक है, और आपका, आप तीनों ने किया ही नहीं, आपने भी नहीं किया, किया है आपका नहीं ठीक। जिन्होंने किया है, आप इस चैप्टर का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि आपने पहले ही दिन पास पेपर का सवाल किया है। कोई एक आधा पॉइंट सिर्फ गलत हुआ है, वो भी हमारे किसी पिछले चैप्टर का है। अदरवाइज इस चैप्टर में सिवाय डाटा छापने के आप डिसीजन मेकिंग के जितने मुश्किल सवाल कर रहे हैं ना, उसके बाद ये कुछ भी नहीं है चैप्टर, रट्टा है। उन चैप्टर पे अक्ल भी इस्तेमाल बहुत होती है, रीडिंग्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन रीडिंग, वो डिसीजन मेकिंग के। शट डाउन का वो 2 1.5 सफ़े का सवाल था, और ये उसके मुकाबले में हाफ पेज पे खत्म हो जाता है, और करना भी सिर्फ छापना है, मैथ है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सवाल आता भी लाजमी है इस चैप्टर में से। ये पिछली दफा आया है, मेरा ख्याल है कोई 12, पिछली दफा तो ये ज्यादा नंबरों का आया है। 1 मिनट, लेकिन आप समझे इस दफा को 12 15 नंबर का आएगा। 1 मिनट में देख के बताता हूँ पिछली दफा कितने नंबरों का आया है। जी जनाब, ऑटम 2022 का पेपर जो था
सेक्शन बी में आया था ये, वैसे ये आता सेक्शन बी में ही है, 10-12 नंबर से ज्यादा का ही है। तो 8 5 13 3 16 नंबर का आया है पिछली दफा, 16 नंबर का नहीं, 15 16 15 16 इतने का ही, ठीक है। तो 16 नंबर का है, तो 16 में से आपने 7 8 9 लेना टारगेट है आपका। और अगर आपके 16 में से को 12 14 आ जाए तो ये आपके डिसीजन मेकिंग की जो खामी रह जाती है, तो ये एक आधे सवाल में को खामी रह गई है, ये उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। एफओएच का शीट वाला सवाल भी कंपनसेशन के लिए है, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का सवाल भी कंपनसेशन है, ईओ क्यू और लेवल का सवाल भी कंपनसेशन है। किसकी? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के सवाल होने ही मुश्किल है, और उन सवालों को कंपनसेशन कहाँ से मिलेगी? वो सवाल जिनमें उठा के डाटा हमने सिर्फ क्या करना होता है, कॉपी पेस्ट करना है, प्लग इन करना है, पुट करना है। ये आपको बात समझने की जरूरत है। अच्छा, आगे चले जी। इसमें कोई सवाल पूछना हो आपने, किसी बच्चे ने, जिन्होंने किया और मसला आया। इसके बाद तीसरे सवाल की तरफ आए। तीसरे सवाल में एक मसला है, जी। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 3 में, जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखें जरा, तो वो ये नोट कर लें आप जरा। क्वेश्चन में वो कहता है जी, प्रोसेस अकाउंट बनाने हैं, किया किसी ने? बताएं जी। प्रोसेस 1 में कॉस्ट पर यूनिट का क्या जवाब है? 7, ठीक है। प्रोसेस 2 में, प्रोसेस 1 में है 750, बिल्कुल ठीक है, यही है मेरे पास भी जवाब। प्रोसेस 2 में 1711.11, यही मेरे पास जवाब है। और प्रोसेस 3 में 36, हाँ यही है मेरे पास भी, पॉइंट समथिंग 6, हाँ यही है। तो अगर किसी बच्चे ने ये 3 निकाले जवाब तो उसका क्वेश्चन ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में जो एम्बिग्विटी थी वो क्या थी, कि उसने आपको ये जो रुपीस दिए हुए हैं ये थाउजेंड्स में है, तो नीचे वाला डेटा 1000 में राउंडेड नहीं है, लेकिन सिर्फ ये टेबल में राउंडेड है। आपकी मर्जी है प्रोसेस अकाउंट में पूरा डाटा लिखें या राउंडेड, लेकिन मैं प्रोसेस अकाउंट में तो राउंडेड लिखूंगा, बाकी कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट पूरे डाटे से करता हूँ ताकि ये फ्रैक्शंस में ना आए। एफओएच वेजेस कॉस्ट का कितने परसेंट लेने हैं? 80%। नीचे ये वाली लाइन असल में पॉइंट है, वो कहता है हर प्रोसेस में 5 लाख की एक अमाउंट है जो कि गलती से हमने किसमें शामिल कर दी हुई है, डायरेक्ट वेजेस में 5 लाख रुपए यानी 500 रुपए शामिल हो चुका है, गलती से शामिल हो चुका है। कौन सी वेजेस? डायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट वेजेस में फर्क है। जो इनडायरेक्ट वेजेस होती है ना वो एफओएच का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? और यहाँ एफओएच 80% निकाल के दिया हुआ रेट, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये वाली जो इनडायरेक्ट वेजेस है ये इस रेट की कैलकुलेशन के वक्त आ चुकी होगी। जब हमने ये रेट निकाला होगा ना तो हमने फॉर्मूला रखा होगा बजटेड एफओएच डिवाइडेड बाय बजटेड वेजेस। इसीलिए इस इनडायरेक्ट वेजेस को आपने इसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद डायरेक्ट वेजेस बचेगी 4500 और 70, और खुद उसने कहीं नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि इनडायरेक्ट वेजेस किसका पार्ट होती है? इनडायरेक्ट, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट एफओएच का पार्ट होती है, और हमने एफओएच इस रेट की मदद से लिखने हैं। किसकी मदद से लिखने? रेट की मदद से। इसको कुछ नहीं करना, हम एज्यूम करेंगे कि ये इसके अंदर पहले ही क्या है, शामिल है, तभी तो हमसे गलती काउंट कर रहा है।
कि हमने इसको उसमें भी काउंट कर लिया और इधर आके डायरेक्ट वेजेस में भी ऐड कर दिया है। तो अब इसको डायरेक्ट वेजेस में से निकाल के अलहदा फेंक दें और इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। उसके बाद एक और मसला है, नॉर्मल लॉस के साथ लिखा हुआ है 10%, कुछ ना बताए तो इसका मतलब 10% ऑफ इनपुट होता है। यानी हमने 20,000 यूनिट की प्रोडक्शन स्टार्ट की है प्रोसेस 1 में, तो प्रोसेस 1 में 20,000 का 10%, 2,000। प्रोसेस 2 में 18,500 का 10%, प्रोसेस 3 में 16,000 का 5%। तो ना बताया जाए तो ये जो लॉस होता है ना बेटा, नॉर्मल लॉस, इसकी परसेंटेज इनपुट पर बेस करेगी। किस पर बेस करेगी? इनपुट पर। कोई और बात पूछनी हो? किस टेबल में? नहीं तो प्रोसेस 1 में जो है इनपुट वो 20,000 है ना, 20,000 का 10%। तो प्रोसेस 1 की जो आउटपुट है वो प्रोसेस 2 की इनपुट है बेटी, 18,500 उसकी इनपुट बन जाएगी ना। वो तो प्रोसेस अकाउंट में मैं देखूंगा क्या आई हुई है, इधर से क्यों देखूं? कोई सवाल पूछना हो? अच्छा जी, इसका आंसर जो है उसमें कुछ गलतियां हैं, तो वो मैं आपको करेक्शन के साथ दे दूंगा। यहाँ मैंने वैसे दूसरी क्लास में बच्चों ने करेक्शन करवा दी थी। ये 2-3 ये लिखा हुआ था, तो 2-7-3-7-8 करवाया था। बाकी ये प्रोसेस 1 में 750 कॉस्ट पर यूनिट है, प्रोसेस 2 में 1711, और प्रोसेस 3 में कितनी है? 3069.6। क्या कहते हैं? तो ये तीनों प्रोसेस अकाउंट आपने बनाने थे। जी जनाब, सही है, जिन्होंने किया है। चले आगे। अब प्रोसेस अकाउंट तो हमने बना लिए, लेकिन आज मैं एंट्रीज करवाना चाह रहा हूँ ताकि आप बाकी अकाउंट भी बना सकें घर जाकर। एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का, नॉर्मल लॉस का आ जाए। ठीक है, तो बाकी अकाउंट्स के लिए भी एंट्रीज आनी चाहिए आपको। बस मैं पहली और आखिरी दफा एंट्री कराऊंगा आज, इसके बाद दोबारा मैंने एंट्रीज नहीं करवानी। और हम किस सवाल को बेस करके एंट्रीज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2, टाटा कूल वाला, उसका जवाब निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 2, मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ताकि फिर आपके लिए आसान हो जाए। तो मांगी नहीं हुई वैसे उसने, तो आप हेडिंग दे न्यू पेज पर, जर्नल एंट्रीज क्वेश्चन 2 की। और नीट जर्नल वगैरह नहीं मैं बना के कर रहा, मैं फिलहाल रफ कर रहा हूँ। तो रफ एंट्रीज करूंगा। हर प्रोसेस में 4 एंट्रीज लाजमी है। हर प्रोसेस अकाउंट की कितनी एंट्रीज है? 4 एंट्रीज लाजमी है। वो 4 एंट्री कौन कौन सी है? पहली एंट्री इनपुट्स की है डेबिट साइड से। कौन सी एंट्री है? इनपुट्स की। दूसरी एंट्री आउटपुट्स की है। दूसरी एंट्री किस चीज की करनी है? तीसरी नॉर्मल लॉस की। चौथी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन। ये 4 एंट्रीज हर प्रोसेस अकाउंट से होनी है। कितनी एंट्रीज? आगे वाली एंट्री डिबेटेबल है, कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है आई क्या भी, लेकिन मैं ज्यादा कर रहा हूँ। ज्यादा को कम आप बाद में कंपाउंड करके खुद कर लेना, वो आपकी मर्जी है। ज्यादा को कम किया जा सकता है, कम से ज्यादा नहीं की जा सकती। तो ये इस पे नंबर कोई नहीं कटते।
कि मैंने 4 एंट्रीज की, आपने उसको मर्ज करके एक एंट्री कंपाउंड बना दिया, आपके मैं तो यही करनी है, तो किसी किस्म के कोई नंबर नहीं कटने आपके। समझ आ रही है? कंपाउंड एंट्री पे कोई नंबर ना कोई एक्स्ट्रा मिलते हैं ना कोई कटते हैं, वो आपकी अपनी टाइम बचाने के लिए होती है। कंपाउंड समझते हैं ना? कंपाउंड एंट्री 2 से 3 एंट्रीज को मिला के इकट्ठी एंट्री कर ली जाए। तो पहली एंट्री किस चीज की होगी? तो प्रोसेस 1 में हेडिंग ऊपर दे देंगे प्रोसेस 1 में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 ओपन कर रहा हूं जी। प्रैक्टिस के लिए ये था जी क्वेश्चन नंबर 2। ये अब मुझे तो बार बार उसको करना पड़ेगा, चले। अच्छा, मैं इसको ओपन कर लेता हूं फिलहाल। अच्छा जी, तो ये जो डेबिट साइड पे आपको सारी फिगर्स नजर आ रही हैं, 6,000 का मटेरियल, 8,500 का एडिशनल मटेरियल। आप चाहे अपना सोल्यूशन ओपन कर लें अगर किया हुआ तो। और क्या है जी? डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स कितने हैं? तो टोटल ये 22,700 रुपए की जो इनपुट है, 22,700 की है, ये इनपुट है, इस सारे की एंट्री होनी है। अब आपका क्योंकि ये अकाउंट प्रोसेस अकाउंट है, तो एक्चुअली ये अकाउंट नहीं डेबिट हो रहे, प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है। और उसकी जो डेबिट होने की वजह है अगेंस्ट अकाउंट ये है। लेजर में जब कोई पोस्टिंग हुई होती है तो लेजर अकाउंट में उसका अपना नाम सबको पता होगा। तो ये लेजर अकाउंट किसका है? प्रोसेस 1 का। तो एक्चुअली प्रोसेस 1 डेबिट हो रहा है और अगेंस्ट अकाउंट ये क्रेडिट साइड वाले अकाउंट होते हैं जो हमने यहाँ कॉपी किए होते हैं। तो अगर मैं किसी बच्चे से एंट्री पूछूं तो क्या बनेगी इनपुट की? प्रोसेस 1 अकाउंट का पूरा नाम है वर्क इन प्रोसेस 1। पूरा नाम क्या है? उधर ऊपर भी हेडिंग दे सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस 1। तो वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट। और ये सारे अकाउंट्स जो डेबिट साइड पे नजर आ रहे हैं ना, ये एक्चुअली खुद क्या हो रहे हैं? ये क्रेडिट हो रहे होते हैं। और वो जो क्रेडिट साइड पे नजर आ रहे होते हैं अकाउंट्स, वो एक्चुअली वो वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट हो रहा होता है। और ये अगेंस्ट अकाउंट होते हैं, ऑपोजिट साइड के अकाउंट होते हैं। लेजर में पोस्टिंग जिसको आती है उसको पता होगा, और जिसको लेजर में पोस्टिंग नहीं आती वो शहजादा है। उसका मैं अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अकाउंटिंग पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूं, ना मैंने पढ़ानी है। समझ आ रही है? तो अब इस अकाउंट को देख के अगर मैं एंट्री करूं तो लिखें, पहली एंट्री क्या बनेगी? आप लोग अपने पास ओपन रखिएगा वो। तो वर्क इन प्रोसेस पूरा लिखना होता है, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं। वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट। मैं साथ 2 भी लिखता हूँ क्रेडिट साइड के अकाउंट्स के लिए 2। आप नहीं लिखे 2, मैं डेबिट और क्रेडिट को बी कॉम में डिफरेंशिएट करने के लिए हम 2 लिखते हैं। तो वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा मटेरियल अकाउंट, एडिशनल मटेरियल अकाउंट, और क्या है जी? जरा आप देखते जाएं, चाहे क्वेश्चन से देखते जाएं, क्वेश्चन से भी पता चल जाएगा। वैसे मैं, अच्छा, वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस है, हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस है, और ओवरहेड्स हैं अकाउंट। तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट, या नरेशन में लिख, या इनपुट्स ऑफ प्रोसेस 1 रिकॉर्डेड। ये नरेशन कहे तो लिखनी है, ना कहे तो छोड़ भी सकते हैं, या आपके जो टीचर बताते हैं उसके मुताबिक। मुझे आदत है मैं जरूर लिखता हूँ नरेशन।
ले जी, तो ये टोटल कितना था डेबिट साइड को देख के, 22,700 का टोटल था। चेक करें, 22,700, और उसमें मटेरियल कितना था, 6,000। उसके बाद एडिशनल 8,500, डायरेक्ट वेजेस 4,000, 1,200, 3,000। ये सारे मैंने वहां से अगेंस्ट अकाउंट उठा लिए। तो ये इनपुट्स की एंट्री है, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, और वो सारे अकाउंट्स क्रेडिट। इसके बाद जो अगली एंट्री है वो एक्चुअल आउटपुट की है। अगली एंट्री किस चीज की है, एक्चुअल आउटपुट की एंट्री है। उसके बाद नॉर्मल लॉस की एंट्री है। मैं पहले नाम लिख लूं ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। नॉर्मल लॉस की एंट्री है तीसरी, और चौथी एंट्री किस चीज की होगी, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को रिकॉर्ड करने की। जी जनाब, ये हमारी पहली एंट्री थी, वो हमने कर लिया रिकॉर्ड। दूसरी एंट्री अब ये है एक्चुअल आउटपुट की। एक्चुअल आउटपुट कितनी अमाउंट की है टोटल, 23,000। 23,000 से है ना। मुझे बताएं, ये वर्क इन प्रोसेस वन अकाउंट इसमें डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। वर्क इन प्रोसेस वन अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। कितने से, वर्क इन प्रोसेस वन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और जो ये चीजें हैं ये प्रोसेस टू में जा रही हैं। यानी ये जो चीजें हैं ना आउटपुट, ये अगले प्रोसेस में जा रही हैं। ये जो 23,000 रुपए की एक्चुअल आउटपुट है ये अगले प्रोसेस की इनपुट है। तो ये उसमें जब ट्रांसफर होगी तो ये अगले प्रोसेस को डेबिट करेंगे। उसको क्या करेंगे, तो एक्चुअल आउटपुट की एंट्री होगी पिछला प्रोसेस क्रेडिट और अगला प्रोसेस जिसमें चीजें ट्रांसफर हो रही हैं वर्क इन प्रोसेस टू डेबिट। हर प्रोसेस में ये एंट्री होगी, नेक्स्ट प्रोसेस डेबिट और पिछला प्रोसेस क्रेडिट। जिससे आउट हो रही है वो क्रेडिट कर लेगा, जिस प्रोसेस में इन हो रही है, ठीक है, इसको कहेंगे एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। ये इसकी नरेशन है, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू। आखिरी प्रोसेस में ये एंट्री नहीं होगी इस तरह। आखिरी प्रोसेस यहाँ पे तीसरे प्रोसेस में पता है ये एंट्री क्या होगी, वहां से चीजें स्टोर में चली जाती हैं फिनिश गुड्स के। तो आखिरी प्रोसेस में ये एंट्री होगी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस थ्री क्रेडिट। अगर आखिरी प्रोसेस की बात की जाए तो वो चीजें स्टोर में जानी होती है, वहां पे ये एंट्री क्या बन जाएगी, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट टू वर्क इन प्रोसेस थ्री क्रेडिट। लेकिन उससे पीछे पीछे फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं आएगी, अगले प्रोसेस में जानी है चीजें। क्या कहते हैं, हो गई एंट्री, कर लेंगे कि नहीं। ये किस चीज की एंट्री है,
एक्चुअल आउटपुट की। उसके बाद अब नॉर्मल लॉस की एंट्री बताएं जी। नॉर्मल लॉस की एंट्री में वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? तो लिखें वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट क्रेडिट और एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करें नॉर्मल लॉस के नाम से। किस नाम से? किस नाम से टेम्परेरी अकाउंट ओपन करना है? कुछ बच्चे कहते हैं नहीं मैं तो यहाँ पे कैश लिखना चाहता हूँ सर, लिख सकते हैं, नंबर नहीं कटेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं मैं यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट लिखना चाहता हूँ, और लिखो भाई, कैश लिखो, स्क्रैप अकाउंट लिखो, नॉर्मल लॉस लिखो, जो मर्जी लिखो, लेकिन मैं जरा डिटेल्ड एंट्रीज कर रहा हूँ। तो मैं अभी टेम्परेरी अकाउंट कौन सा ओपन कर रहा हूँ? आप अगर नॉर्मल लॉस नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट कैश लिख दें, एंट्री शॉर्ट हो जाएंगी आपकी। वो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये कबाड़िए को बिकनी है नॉर्मल लॉस वाली चीजें। दसो जी कितना आंदा है? नॉर्मल लॉस कितना था यहाँ? 200 रुपए का। ये जो नॉर्मल लॉस डेबिट हो रहा है ये एज अ टेम्परेरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसको बाद में मैंने खत्म कर देना है। जी बताएं जी। अब चौथी एंट्री में एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है? क्या एंट्री बनेगी? इसकी नरेशन नॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड, बस नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस 1 रिकॉर्डेड। जी क्या एंट्री होगी जी एबनॉर्मल गेन की? वर्क इन प्रोसेस 1 डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है? हाँ जी। तो वर्क इन प्रोसेस 1 अकाउंट डेबिट 500 रुपए से, और एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसने बाद में पीएलएस में जाना होगा। एबनॉर्मल गेन के नाम से टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया जाएगा और नरेशन होगी एबनॉर्मल गेन रिकॉर्डेड। ले जी, ये 4 एंट्रीज प्रोसेस 1 की मुकम्मल हो गई। जी प्रोसेस 1 की कितनी एंट्रीज हैं ये? बिल्कुल इनके सामने ही मैं प्रोसेस 2 की अब से कौन सी 4 एंट्रीज करूंगा? प्रोसेस 2 की पहली एंट्री वही इनपुट होगी, दूसरी आउटपुट, तीसरी, चौथी एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की। जी तो प्रोसेस 2 की हेडिंग देने लगा हूं। प्रोसेस 2 की, हाँ जी देखें जी, प्रोसेस 2 में ये 23,000 की एंट्री नहीं करनी, ये हो चुकी हुई है। ये देखो डेबिट साइड पर, ये 23,000 की एंट्री क्यों नहीं करनी? तो ये वो वर्किंग प्रोसेस 2 डेबिट हो चुका हुआ है 23,000 से। जब मैंने पिछले प्रोसेस में एक्चुअल आउटपुट की एंट्री की थी ना, आपने इससे एंट्री करनी है, ये जो एडिशनल है इनपुट की, ये जो एडिशनल इनपुट है। तो एंट्री क्या बनेगी? वर्क इन प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट, हाँ जी, वर्क इन प्रोसेस 2 अकाउंट डेबिट एडिशनल मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये 2 लिखना जरूरी नहीं है, ये मैं अपने लिए लिख रहा होता हूँ, आदत है मुझे। हाँ जी प्रोसेस 2 की इनपुट रिकॉर्ड हो गई, जितनी प्रोसेस 2 में एडिशनल है।
जी जनाब, एडिशनल मटेरियल कितना था? 9,500। ये है 6,000। आगे क्या है? और 4,500। टोटल है 20,930। एक्चुअल आउटपुट की एंट्री कितने से होगी? एक्चुअल आउटपुट 43,500 है। एक्चुअल आउटपुट 43,500। जी क्या एंट्री होनी चाहिए? वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट। एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। नॉर्मल लॉस की सेम एंट्री होगी, अमाउंट बस चेंज होगी। नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टेम्परेरी अकाउंट है, टू वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट क्रेडिट। नॉर्मल लॉस ऑफ प्रोसेस टू रिकॉर्डेड कितने से है बेटा? 230 रुपए से। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री जी क्या होगी जी? एबनॉर्मल लॉस की एंट्री क्या बनेगी? प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस टू अकाउंट क्रेडिट, और टेम्परेरी अकाउंट एक ओपन करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्डेड 200 रुपए से। ले लीजिए। अब हमने करनी है प्रोसेस 3 की एंट्रीज। प्रोसेस 3 की एंट्रीज। तो प्रोसेस 3 का टी अकाउंट आपके पास होना चाहिए। ये 43,500 की एंट्री हो चुकी हुई है, पहले ये नहीं करनी। ये पहली एंट्री होगी।
आउटपुट की दूसरी होगी, नॉर्मल लॉस तीसरी, और ये चौथी एबनॉर्मल गेन। तो 4 एंट्रीज करेंगे। चार एंट्रीज करेंगे। अब चीजें फिनिश गुड स्टोर में चली जाएंगी। तो पहली एंट्री क्या बनेगी? हाँ जी, यही सब कुछ होगा, लेकिन अमाउंट्स फर्क होंगी। वर्क इन प्रोसेस 3 अकाउंट डेबिट टू एडिशनल मटेरियल वेजेस इनपुट ऑफ प्रोसेस 3 रिकॉर्डेड जी। 5500, 12,000, 1340, 9,000 टोटल। 27,340, 840 जी। एक्चुअल आउटपुट जो है 71,100 है, 71,100। वर्क इन प्रोसेस 3 अकाउंट क्रेडिट और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू स्टोर रूम। आखिरी प्रोसेस जो होता है ना, उससे चीजें स्टोर में चली जाती हैं, तो उसको क्या बोलना है बेटा? फिनिश गुड्स इन्वेंट्री डेबिट, वर्क इन प्रोसेस 3 क्रेडिट। बाकी नॉर्मल लॉस की वही एंट्री होगी। नॉर्मल लॉस कितनी अमाउंट से है? 870। और अब नॉर्मल गेन है 630 का। हाँ जी, 630 का क्या है? एबनॉर्मल गेन। ये 4 एंट्रीज आपने हर प्रोसेस अकाउंट में की। इसके बाद अब कुछ ऐसी एंट्रीज हैं जो प्रोसेस वाइज नहीं होनी, सारे प्रोसेस की क्या होनी है? इकट्ठी। उनको बोलते हैं क्लोजिंग एंट्रीज। क्या बोलते हैं? तो लिखे जी वो। इसके बाद आगे जो एंट्रीज हैं वो लिखे, हेडिंग दे दें उसको, क्या बोलते हैं उनको? क्लोजिंग। अच्छा, उसमें पहली है
नॉर्मल लॉस को स्क्रैप अकाउंट में क्लोज करें। नॉर्मल लॉस इज क्लोज टू स्क्रैप अकाउंट। स्क्रैप भी एक टेम्परेरी अकाउंट है। स्क्रैप अकाउंट कैश में बाद में कन्वर्ट होगा। तो नॉर्मल लॉस अकाउंट को किस में क्लोज करना है? अच्छा, क्लोजिंग का असूल होता है जो अकाउंट डेबिट हो उसको क्लोज करना हो तो क्रेडिट कर देते हैं। अगर क्रेडिट का अकाउंट क्लोज करना हो तो देखो नॉर्मल लॉस क्या था, पीछे एंट्रीज में मैंने क्या किया हुआ था। नॉर्मल लॉस मैंने कितनी दफा डेबिट किया था? नॉर्मल लॉस कितनी दफा डेबिट था? 3 दफा। एक दफा 200 से डेबिट, एक दफा 230 से डेबिट, और एक दफा कितने से डेबिट? तो तमाम केसेस में ये डेबिट है, इसको क्रेडिट करके स्क्रैप में फेंक दें। तो इसको क्लोज करने के लिए क्रेडिट करेंगे और जिस अकाउंट में फेंक रहे हैं उसको डेबिट कर देंगे। तो लिखें इसको, नॉर्मल लॉस को क्लोज करने की वजह से नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होगा, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्या होगा, और स्क्रैप अकाउंट डेबिट होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कुछ बच्चे डायरेक्ट स्क्रैप अकाउंट लिख देते हैं वहां पे नॉर्मल लॉस अकाउंट की जगह। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ फॉर क्लोजिंग। नाउ अ न्यू टेम्परेरी अकाउंट इज ओपन, डिस्पोजल अकाउंट भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये स्क्रैप अकाउंट डिस्पोजल की रिप्लेसमेंट है। नॉर्मल लॉस कितने से डेबिट था पहले? 200 का एक डेबिट था, वो क्रेडिट किया। अगला डेबिट कितने से था? 230 और 800। तो टोटल जितने से डेबिट था उतने से सारा टोटल क्रेडिट कर दिया। नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज्ड। कितना आता है बेटा? 2 2 4 1300 से। ले जी, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्लोज। अगर किसी बच्चे ने यहां नॉर्मल लॉस ना लिखना चाहता, वो बच्चा जो मैंने यहाँ पे नॉर्मल लॉस लिखा है, तो वो बच्चा पता है डायरेक्ट यहाँ पे क्या अकाउंट डेबिट कर सकता था? स्क्रैप अकाउंट या कैश अकाउंट, क्योंकि वो स्क्रैप भी बाद में कैश में कन्वर्ट हो जाना है। तो कुछ बच्चे यहाँ डायरेक्ट स्क्रैप अकाउंट डेबिट करते हैं। स्क्रैप अकाउंट, स्क्रैप अकाउंट, स्क्रैप, वो कहते हैं हमने नहीं लिखना नॉर्मल लॉस, फिर वो एंट्री नहीं होगी। मैं मैक्सिमम डिटेल्ड एंट्रीज कर रहा हूँ कि पहले एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, बाद में उसको वाइंड अप भी कर रहा हूँ, तो लॉसेस के अकाउंट ताकि नजर आए। तो नॉर्मल लॉस एक टेम्परेरी अकाउंट था, और वो टेम्परेरी अकाउंट भी अब एक और टेम्परेरी अकाउंट में सब इकट्ठा होके आ गया, जिसका नाम क्या है? स्क्रैप अकाउंट। इसके बाद अगली क्लोजिंग है एबनॉर्मल लॉस की। एबनॉर्मल लॉस इज क्लोज्ड। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करना है। इसका जो रिकवरेबल पोर्शन होगा, एबनॉर्मल लॉस के दो टुकड़े हो जाते हैं ना, रिकवरेबल और, जो रिकवरेबल पोर्शन है वो स्क्रैप अकाउंट में जाएगा, जो नॉन रिकवरेबल पोर्शन है वो पीएलएस को चार्ज होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सेक्शन में। तो अब एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट देखो एंट्री में मैंने क्या किया हुआ था, ये 200 रुपए का डेबिट था। कितने यूनिट? 40 यूनिट थे ये प्रोसेस 2 के। एबनॉर्मल लॉस डेबिट है तो इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट, रिकवरेबल अमाउंट स्क्रैप में जाएगी, और नॉन रिकवरेबल अमाउंट किस में आ जाएगी?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकवरेबल अमाउंट किस में आएगी? स्क्रैप में। और नॉन रिकवरेबल अमाउंट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। तो मैं यहां लिख रहा हूं स्क्रैप रिकवरेबल अमाउंट से आना है, और बाकी ये बैलेंसिंग फिगर लिख लें चाहे नॉन रिकवरेबल अमाउंट। ये नॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में था सिर्फ। अब नॉर्मल लॉस सिर्फ किस में था? कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर हमें दोनों एंट्रीज ऊपर नीचे लिख के दिखाएं, क्या एंट्रीज की हैं आपने? तो एक्चुअली मैंने पहले मैं इधर लिख रहा हूँ दोबारा। एबनॉर्मल लॉस की ना प्रोसेस 2 में ये एंट्री हुई हुई है, वर्क इन प्रोसेस 2 क्रेडिट, और एबनॉर्मल लॉस डेबिट। ये एंट्री प्रोसेस 2 में हुई हुई है, आपने की है ऊपर। अब इस एंट्री में मैं एबनॉर्मल लॉस को क्लोज कर रहा हूँ, डेबिट किसे कर रहा हूँ, और बाकी पीएलएस में, जिससे ये होगा कि ये एबनॉर्मल लॉस कैंसल आउट हो जाना है। टेम्परेरी अकाउंट था ना। अब ये रिकवरेबल पोर्शन से आना है स्क्रैप ने। ये कैसे अब देखेंगे, क्योंकि ये 40 यूनिट थे। एबनॉर्मल लॉस के कितने यूनिट थे बताना जरा, एबनॉर्मल लॉस किस प्रोसेस में था? हाँ, एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में था। इसके 40 यूनिट थे, कॉस्ट तो इसकी 5 रुपए थी, लेकिन जो स्क्रैप था प्रोसेस 2 में, स्क्रैप मेरा ख्याल है 200 रुपए का था। नहीं नहीं सॉरी, 200 रुपए का नहीं था क्वेश्चन 2 में, 0.5 का। कितने का था स्क्रैप? 0.5 का। ये स्क्रैप वैल्यू थी 0.5 रुपीज। इसका मतलब है मेरी ये जो एंट्री हो रही है ना, इसमें रिकवरेबल अमाउंट कैसे आएगी? क्वेश्चन सामने रखें तो 0.5 की स्क्रैप वैल्यू 1 यूनिट की है। 40 यूनिट की स्क्रैप वैल्यू क्या बनती है? 20। रिकवरेबल अमाउंट 40 यूनिट्स की। ये 40 यूनिट कहां से आए? ये मैंने प्रोसेस अकाउंट से उठाए हैं। 40 यूनिट इंटू 0.5 क्वेश्चन से उठाया स्क्रैप वैल्यू। अब ये स्क्रैप वैल्यू प्रोसेस 1 की है कि 2 की है? एबनॉर्मल लॉस प्रोसेस 2 में था। प्रोसेस 2 में स्क्रैप वैल्यू एबनॉर्मल लॉस की थी। तो ये 20 रुपए की रिकवरेबल अमाउंट है, बाकी 180 का जो लॉस है वो नॉन रिकवरेबल है। नहीं समझ आ रही? हम्म। तो ये प्रोसेस 2 का जो एबनॉर्मल लॉस था ना, एबनॉर्मल लॉस इन प्रोसेस 2, उसको मैंने क्लोज कर दिया। यानी एबनॉर्मल लॉस की दो एंट्रियां होती हैं, या मैंने की भी थी दो। कौन सी दो? एक रिकॉर्ड करने की, दूसरा क्लोज करने की। रिकॉर्ड करने की पूरी अमाउंट से होती है, क्लोज करने की अमाउंट में रिकवरेबल पोर्शन स्क्रैप में आएगा, और नॉन रिकवरेबल पोर्शन किसको चार्ज होगा? पीएलएस को। एबनॉर्मल गेन की भी इसके उल्ट एंट्री है। जी जनाब, एबनॉर्मल गेन की एंट्री क्या होगी? लिखें आखिरी एंट्री, abnormal gain account is closed। abnormal gain account is closed। बताएं जी क्वेश्चन को देख के, एबनॉर्मल गेन डेबिट था या क्रेडिट था? पिछली एंट्रीज को देख के, एबनॉर्मल गेन अकाउंट ये 500 रुपए से क्रेडिट है, और यूनिट कितने थे? ये 200 यूनिट थे।
ये आपका 630 से क्रेडिट है, तो इसकी एबनॉर्मल लॉस के उल्ट एंट्री होगी क्लोजिंग। तो ये जब क्रेडिट था तो क्लोज करने के लिए इसको क्या करना है, एबनॉर्मल गेन डेबिट 500 जमा 630 टू स्क्रैप अकाउंट, बाकी पीएलएस को चार्ज होगा। रिकवरेबल पोर्शन स्क्रैप से, बाकी किसको चार्ज होगा, पीएलएस को। बैलेंसिंग फिगर एबनॉर्मल गेन डेबिट टू स्क्रैप और टू, अब एबनॉर्मल गेन प्रोसेस 1 में था और 3 में था। प्रोसेस 1 में 200 यूनिट्स का था और प्रोसेस 1 का स्क्रैप। दो सौ यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन था प्रोसेस 1 में, 200 यूनिट। ये कहां से पता चला, सोल्यूशन से। 200 यूनिट का एबनॉर्मल गेन था और स्क्रैप था 0.2। तीसरे प्रोसेस में 70 यूनिट का था एबनॉर्मल गेन और ₹1 स्क्रैप है, तो मेरा ख्याल है 110 बनता है। 200 यूनिट इंटू 0.2 का स्क्रैप प्लस 70 यूनिट इंटू ₹1 का स्क्रैप, ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। 10 ले, बिल्कुल एबनॉर्मल लॉस के ऑपोजिट। अब एबनॉर्मल लॉस की भी इकट्ठी एंट्री दूंगी, एबनॉर्मल गेन जहां जहां आया हुआ उसकी भी इकट्ठी एंट्री है। आखिरी एंट्री कैश टू स्क्रैप, आखिरी एंट्री है कैश टू स्क्रैप। ये अब आपने देखना है कि स्क्रैप कहाँ कहाँ आया हुआ था, उसको कैश में कन्वर्ट कर लें। ये आखिरी एंट्री होती है कैश टू स्क्रैप। स्क्रैप को भी क्लोज कर दिया, पैसों में कन्वर्ट हो गया, कैश अकाउंट टू स्क्रैप अकाउंट। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ स्क्रैप किथे किथे ਹੈਗਾ ਸੀ जी। स्क्रैप कहाँ कहाँ था, ऊपर वाली 4 एंट्रीज में स्क्रैप नहीं था। ये एंट्रीज में स्क्रैप पहले डेबिट था 1300 से, 1300 का डेबिट, ₹20 का डेबिट, 110 का क्रेडिट। 1300 डेबिट, 20 का डेबिट, डेबिट डेबिट ऐड हो जाते हैं, 110 का क्रेडिट। कितना आता है, 1210। लो जी, जहां जहां स्क्रैप डेबिट था 1300, 20 और 110 माइनस कर दें। लो जी, अब आपने घर जाकर एबनॉर्मल लॉस का टी अकाउंट खुद बना लेना है, एबनॉर्मल गेन का टी अकाउंट खुद बनाना है, स्क्रैप अकाउंट खुद बनाना है। जरा वैसे ही प्रैक्टिस के लिए कैश अकाउंट छाड़ दो, दवा मारो। तो ये 3 अकाउंट आपने एक्स्ट्रा खुद बना, बल्कि नॉर्मल लॉस का भी टी अकाउंट खुद बनाना है, नॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल लॉस का, एबनॉर्मल गेन का, और कौन सा, ये चारों अकाउंट मांगे तो बनाने, ना मांगे तो नहीं बनाने। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, और चौथा कौन सा है, जो मांग लेगा वो बना लेना है। तो आपने ये अकाउंट बनाने हैं जाके। आज का काम आपका सिर्फ यही है। क्या काम है, एंट्रीज को एक दफा नीट लिखना है और क्वेश्चन नंबर
ये कौन सा क्वेश्चन की हमने एंट्रीज की हैं? आपने 3 क्वेश्चन की एंट्रीज करके आनी है घर से। कौन से क्वेश्चन की एंट्रीज? क्वेश्चन 3 की। या बल्कि क्वेश्चन 1 की कराइएगा, 1 की, क्वेश्चन 1 की, ठीक है। क्वेश्चन 1 की एंट्रीज। चलो, ओके भैया, अल्लाह हाफिज। हाँ, ये